Hello everyone, good evening. Welcome to Guidely. I am your educator for Principles and Practices of Banking. और हमारी गाइडली पे एक फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है जहां पर हम रोज आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स की एक नई वीडियो लेकर आते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। तो ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 1 हम कल कवर कर चुके हैं। टुडे वी आर मूविंग ऑन टू आवर पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, ये हमें बताता है कि जो डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स हैं उनमें किस किस तरह की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कल हमने देखा था जॉइंट अकाउंट में क्या रिक्वायरमेंट है, इनऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। आज हम फर्दर कुछ गाइडलाइंस देखेंगे और उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास के प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस पार्ट 2। लेट्स स्टार्ट। So, for people who are new to the channel, let me introduce myself. My name is Shikha. I'm a graduate from Shriram College of Commerce. I'm also an ex-banker like you guys. मैंने भी public sector bank में 5 साल काम किया है. I'm JAIB and CAIB certified. Now here to help you with your JAIB preparation. So today we are going to start with one topic. आपने सुना होगा branches में डेफ account के बारे में. इसका full form क्या है? Depositor Education एंड अवेयरनेस फंड। तो आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि अगर कोई अकाउंट है जो इनऑपरेटिव हो चुका है, हम इनऑपरेटिव तो हमने कल पढ़ ही लिया है, एंड इफ दैट अकाउंट रिमेन्स इनऑपरेटिव फॉर 10 years और मोर, तो जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में ये आ जाता है कि इसे क्लेम करने वाला कोई नहीं है। तो आरबीआई बोलता है ऐसे केस में जो है आप ये फंड्स जो है डेफ अकाउंट में, ये आरबीआई का एक अकाउंट होता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई, इसमें ट्रांसफर कर देंगे और ये पैसा जो है हम हमारे डिपॉजिटर्स के ही फायदे के लिए डिफरेंट लिटरेसी कैंपेन्स चलाएंगे हम, या डिपॉजिटर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन सिखाने के लिए हम कोई जो है वर्कशॉप्स कर रहे हैं, डिपॉजिटर के बेनिफिट और अवेयरनेस के लिए फंड यूज किया जाएगा। तो मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो पैसा रख के भूल गए हैं, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उनका जो पैसा है डेफ अकाउंट में चला जाएगा। बट लेट्स से मिस्टर ए को 11वें साल में याद आता है, अरे यार मेरा तो एक अकाउंट था एसबीआई बैंक में जो कि मैंने तो कब से चलाया ही नहीं, उसमें कुछ पैसे होने चाहिए। तो मिस्टर ए 11 साल के बाद भी इस फंड से पैसे क्लेम कर सकते हैं अलोंग विद इंटरेस्ट। तो आइए पढ़ते हैं इसको। Established by RBI in 2014 under the Banking Regulation Act, funds from unclaimed deposits are transferred here after 10 years. अगर कोई unclaimed deposits हैं 10 साल से, उन्हें किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो जो है फंड्स हम ट्रांसफर कर देंगे डेफ अकाउंट में। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ डिपॉजिट मनी की बात कर रहे हैं जो कि आपके सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर टर्म डिपॉजिट्स हैं। इसमें कुछ और तरह के भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं जो अगर आपके लाई कर रहे हैं 10 साल से ज्यादा, उनको भी हम डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई मार्जिन मनी है, आपने एलसी के इशू करने पे ली हुई है, बट उस एलसी को अब कोई यूज नहीं कर रहा है, तो आप उस पैसे को भी डेफ अकाउंट में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट है सन्ड्री, जिसमें कुछ बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, बट कोई उसे क्लेम नहीं कर रहा है, तो भी आप उस अमाउंट को 10 साल बाद डेफ अकाउंट में डाल देंगे। और अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है, एनआरआई या एनआरओ अकाउंट है, उस पे भी कोई क्लेम नहीं आया है 10 साल तक, तो आप उसको रुपए में कन्वर्ट करके डेफ अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपकी कोई एटीएम मशीन है जिसमें कोई अनरिकंसाइल्ड बैलेंस है जो कि 10 साल से क्रेडिट में पड़ा हुआ है, जैसे कि कभी कभी एटीएम मशीन्स में होता है कि किसी ने पैसे जमा कराए, लेट्स से 1 लाख, उनके अकाउंट में गए सिर्फ 90,000 ही। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कोई उस अमाउंट को क्लेम करने नहीं आया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो 10,000 है, अगर हमारे 10 साल तक पड़े रहे एटीएम के क्रेडिट बैलेंस में, तो उसको भी जो है हम डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है,
डिपॉजिटर्स कैन स्टिल क्लेम दीज अमाउंट्स। अगर किसी डिपॉजिटर को याद आ जाता है कि अरे मेरा ऐसा पैसा पड़ा हुआ है, तो वो बैंक के पास आकर फिर से ये अमाउंट क्लेम बैक कर सकते हैं। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये पैसा डिपॉजिटर को वापस देना। आई होप डेफ का आपको बेसिक पर्पस क्लियर है। अब डेफ से रिलेटेड हम कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं। डेफ का पर्पस क्या है? जो पैसा पड़ा हुआ है उसको जो है डिपॉजिटर्स के एजुकेशन के लिए यूज किया जाए, डिपॉजिटर्स के फायदे के लिए, क्योंकि आरबीआई ये मानता है कि ये पैसा एनीवेज बैंक के पास पड़ा ही हुआ है, तो हम इस पैसे को यूज करके डिपॉजिटर्स का कुछ एजुकेशन कर सकते हैं और उन्हें कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन की नॉलेज दे सकते हैं। जो अमाउंट है 10 साल की एक्सपायरी के बाद विद इन 3 मंथ जो है आपको डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। ये जो है आरबीआई की गाइडलाइन है। इसे किस लिए यूज करते हैं? डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। डिपॉजिटर का अभी भी हक बनता है कि वो अपना पैसा वापस ले सकता है, और डिपॉजिटर अगर अपना पैसा वापस मांगता है तो जो है उसे अक्रूड इंटरेस्ट के साथ मिलेगा जब से आपका पैसा जो है डेफ अकाउंट में चला गया है। और कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? दैट इज फिक्स्ड 3% पर एनम। मान लीजिए 10 साल, मान लीजिए 12 साल से डिपॉजिटर ने जो है अकाउंट क्लेम नहीं किया है, ठीक है। अब 2 साल से जो है अकाउंट आपका डेफ में है, तो 2 साल तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 3% मिलेगा जो कि फिक्स्ड है, और जो 10 साल होंगे उस पे जो बैंक का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपको वो मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है बैंक्स पहले अमाउंट क्लेम करेंगे आरबीआई से और फिर वो इंटरेस्ट भी आरबीआई से ही क्लेम करेंगे फॉर 2 इयर्स। अब बात हम करते हैं कोई फॉरेन करेंसी में हमारे डिपॉजिट्स हैं और अगर वो अनक्लेम्ड रहते हैं तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो अगर कोई फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं तो आरबीआई बोलता है आप उन्हें क्रिस्टलाइज कर लीजिए। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है? टू कन्वर्ट देम इनटू आईएनआर, ठीक है। अब बात ये आती है कि आईएनआर में हम किस टाइम पे कन्वर्ट करें, किस रेट पे कन्वर्ट करें, क्योंकि जो आपका एक्सचेंज रेट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आरबीआई क्या बोलता है, आप क्रेडिट बैलेंस को इंडियन रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर कोई अकाउंट है इनऑपरेटिव है 3 साल से, ठीक है, मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट है, उसकी मैच्योरिटी थी 2022 में लिया, 2023 में उसकी मैच्योरिटी थी, उसके बाद 2026 तक जो है इनऑपरेटिव है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है, उसके बाद जो आप एंड ऑफ थर्ड ईयर पे जो आपका करंट एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पे आप इसको कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो है आपका अकाउंट आईएनआर में ही मेंटेन होगा। कोई ऐसे डिपॉजिट है जिनका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, वो 3 इयर्स तक इनऑपरेटिव है। मान लीजिए कोई सेविंग अकाउंट है 2022 से लेकर 2025 तक इनऑपरेटिव है, तो आप 2025 में एक 3 मंथ का नोटिस भेजेंगे उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे एनआरआई के, और मान लीजिए आपने 2025 जैन में नोटिस भेज दिया है, आप 31 मार्च तक का वेट करेंगे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आपकी जो 1 अप्रैल को एक्सचेंज रेट होगा उस पे आप कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है। तो 3 इयर्स का पीरियड है। अगर 3 इयर्स तक जो है आपका अकाउंट अनक्लेम्ड रहता है, इनऑपरेटिव रहता है, तो आप आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स जो है उस अकाउंट को फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर दोगे। इन केस ऑफ टीडीज हमें 1 साल मैच्योरिटी का भी लेना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ नॉर्मल डिपॉजिट्स जो है हम 3 इयर्स के बाद 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड काउंट करेंगे और फिर उस अकाउंट को आईएनआर में कन्वर्ट कर देंगे। एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ डेफ हम इवेंचुअली उसे डेफ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट कोशिश यही रहती है कि एनआरआई एनआरओ जो अकाउंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उनका पैसा उन्हें वापस दे दिया जाए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट अकाउंट की। जॉइंट अकाउंट क्या होता है ये हम सबको पता है। एक ऐसा अकाउंट जो 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलकर चला रहे हैं। तो इसमें जो है आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि ये हो सकता है एनी वन विल ऑपरेट द अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट ऑपरेट कर लेगा। एनी टू हो सकता है, फॉर्मर या सर्वाइवर हो सकता है, इस तरह के जो है, या फिर जॉइंटली बाय ऑल भी हो सकता है। तो हम देखते हैं मोड ऑफ ऑपरेशंस जॉइंट अकाउंट के आपके क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आपको जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज, ठीक है। जॉइंटली है आपका अकाउंट, मान लीजिए मिस्टर ए और बी है, उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो जो है उन दोनों के जब साइन होंगे तभी आप पैसा निकाल कर वापस दे पाएंगे। विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब यहाँ पर क्या है? मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ हो जाती है,
तो जो अकाउंट में पैसा है वो मिस्टर ए के लीगल हायर को मिलेगा, सर्वाइवर जो मिस्टर बी है उनको नहीं मिलेगा क्योंकि सर्वाइवरशिप का क्लॉज नहीं है। So that is jointly without survivorship clause. In case of death of one of the persons, the amount for belonging to that one person will go to the legal hire, not to the survivor in the account. अगर हम बात करें जॉइंटली और सर्वाइवर्स, इसमें क्या है, अकाउंट दोनों ए और बी ऑपरेट करेंगे और दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो बचता है, मिस्टर ए हो या मिस्टर बी हो, उनको जो है सारा बैलेंस जो उस अकाउंट का है वो मिल जाएगा। तीसरा आपका क्या है, आइदर और सर्वाइवर, कि जो मिस्टर ए और बी है उन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। मान लीजिए सिर्फ मिस्टर ए ने साइन कर दिए तो भी चल जाएगा और मिस्टर बी ने साइन कर दिए तो भी चल जाएगा। बट अगर मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ हो गई तो जो सर्वाइवर है मिस्टर बी, उनको पैसा मिल जाएगा, और मिस्टर बी की डेथ हो गई जो सर्वाइवर है मिस्टर ए, उनको पैसा मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एनी वन और सर्वाइवर, मान लीजिए आपका एक जॉइंट अकाउंट है जिसमें आपकी तीन पार्टीज हैं, ए बी एंड सी। तो उन्होंने बोला एनी वन, जो अकाउंट है वो कोई भी ऑपरेट कर सकता है, या ए भी कर सकते हैं या बी भी कर सकते हैं या सी भी कर सकते हैं। ऐसे में जो है आपके मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स हैं और किसी एक ओनर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसका मैंडेट दोबारा चेंज करेंगे रिमेनिंग होल्डर्स को बुला के। और अगर मान लीजिए इस केस में भी ए और बी दो ही लोग थे, एनीवन और सर्वाइवर में, और मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उस केस में मिस्टर बी को ही पैसा मिल जाएगा। अगर मोर देन टू पीपल हैं तो अकाउंट का मैंडेट हमें दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। इसको पढ़ लेते हैं। द अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द रिमेनिंग होल्डर्स जॉइंटली। अ न्यू मैंडेट इज रिक्वायर्ड इफ द अकाउंट कंटिन्यूज एज आइदर सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, और द अमाउंट कैन बी पेड टू ऑल और एनी ऑफ द सर्वाइवर। अगर सिर्फ एक ही होल्डर बचता है तो हम उसी सर्वाइवर को बैलेंस दे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर और सर्वाइवर क्या होता है, मान लीजिए जो अकाउंट खुला हुआ है, ऐसे खुला हुआ है ए एंड बी, तो यहाँ फॉर्मर कौन है, जिनका नाम पहले है। तो जो मिस्टर ए है वही अकाउंट चलाएंगे, उन्हीं के साइन चलेंगे। इन केस मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइवर मिस्टर बी है उनके नाम पे जो है पैसा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स भी यही है, जो आपका पहला नाम जिसका होगा ए एंड बी में से वो अकाउंट चलाएंगे, और अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो जो है आपका मिस्टर बी को पैसा मिल जाएगा। वेरिएशंस इन इंस्ट्रक्शंस, अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है जॉइंट अकाउंट में तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सारे ही जॉइंट अकाउंट होल्डर्स का परमिशन लेंगे। किसी एक के कहने पे जो है आप इंस्ट्रक्शंस चेंज नहीं कर सकते। और मान लीजिए जॉइंट अकाउंट चल रहा है, उसमें ए बी सी डी है, उन्होंने क्या बोला है कि ए या बी के साइन से ही हमारा अकाउंट चल जाएगा, बट कोई सी को लगता है कि अकाउंट में कुछ गड़बड़ चल रही है तो सी जो है पेमेंट इंस्ट्रक्शंस रिवोक कर सकता है, बोल सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक पेमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है कोई भी जॉइंट होल्डर दे सकता है, इशूड बाय अनदर जॉइंट अकाउंट होल्डर। इनकैपेसिटी ऑफ ए जॉइंट होल्डर, मान लीजिए कोई जॉइंट होल्डर है, उनको कुछ इनकैपेसिटेट हो जाते हैं, वो फॉर द रीजंस ऑफ इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी उनकी हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस को बंद कर देंगे और जो भी इनकैपेसिटेटेड पर्सन ने चेक साइन किए हैं उनको ओनर नहीं करेंगे जब तक कि हम सारे पार्टनर्स को नोटिस ना दे दें इस चीज का, और सारे पार्टनर्स आके जो है एक फ्रेश हमें जो है इंस्ट्रक्शंस ना दे दें। क्लोजर ऑफ अकाउंट के लिए हमें सारे पार्टनर्स के साइन चाहिए होते हैं, सारे जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के, चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर हो, आइदर सर्वाइवर हो, एनी टू हो, एनी वन हो, हमें सारे पार्टनर्स के जो है जॉइंट होल्डर्स के अकाउंट चाहिए होते हैं। अगर मोड ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो हम मानेंगे कि ऑल जॉइंटली है, कि सभी पार्टनर्स को जो है जॉइंटली साइन करना पड़ेगा कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। अगर आपने कोई अकाउंट एनआरआई के साथ मेंटेन किया है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो आपका जॉइंट अकाउंट है वो आप एनआरआई के साथ भी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, परमिटेड है तो अकाउंट जो है रेजिडेंट अकाउंट ही माना जाता है विद एन आइदर और सर्वाइवर मोड ऑफ ऑपरेशन। एनआरआई जो है सिर्फ डोमेस्टिक ही अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए इस अकाउंट को चला सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका अकाउंट होगा ये रुपी में ही होगा। अगर सिर्फ एनआरआई सर्वाइवर रह जाते हैं, फर्स्ट पार्टी की डेथ हो जाती है, तो ये जो है उनका अकाउंट एनआरओ अकाउंट में हम कन्वर्ट कर देंगे,
क्योंकि अब जो है इसमें कोई भी इंडियन होल्डर नहीं है। अगर एनआरआई ही सर्वाइवर रह जाते हैं, दूसरी पार्टी की डेथ हो जाती है, देन द अकाउंट विल बी कन्वर्टेड टू द एनआरओ अकाउंट। एनआरआई और एनआरओ अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये हम हमारे आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है नॉमिनेशन फैसिलिटी की। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जॉइंट है, इंडिविजुअल है। अब हर अकाउंट में बैंक का ये फर्ज बनता है कि कस्टमर को जो है एनकरेज करे कि आप अपने अकाउंट में एक नॉमिनी को अपॉइंट करो। बिकॉज ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कभी किसी की डेथ हो गई या कुछ भी होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक टू डिसाइड कि पैसा किसको जाएगा। तो जो है इसके लिए हमारी गाइडलाइन है बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स 1985 नॉमिनेशन की गाइडलाइंस देता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो नॉमिनेशन हम किसको दे सकते हैं, या तो इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम नॉमिनेशन दे सकते हैं, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में। हम जो है कंपनी के अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जो है नॉमिनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब जो है एक पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल नॉमिनेट करना चाह रहे हैं तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों राइट्स हम देते हैं कि आप नॉमिनेशन प्रोवाइड कीजिए, उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन करने के लिए जो हमारा पहला फॉर्म है वो क्या है, DA1। कैंसिलेशन के लिए जो हमारा फॉर्म है उसे हम बोलते हैं फॉर्म DA2। और जो है हमारा चेंज करने के लिए, अगर आप नॉमिनेशन चेंज करना चाह रहे हो तो उसके लिए फॉर्म क्या है, DA3। अगर मान लीजिए जो डिपॉजिटर है माइनर है, उनका नॉमिनेशन हमें कोई उनके जो गार्जियन है या लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अगर जॉइंट नेम में डिपॉजिट है तो जो मैंडेट है सारे जॉइंट होल्डर्स को देना है। कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं बता सकता है कि मान लीजिए 4 भाई हैं, जॉइंट अकाउंट चल रहा है, तो मिस्टर ए आके बोलेंगे कि मेरे बेटे के नाम पे आप नॉमिनेशन कर दो। बट ऐसे नहीं चलता है, सारे जॉइंट होल्डर्स को मिलके एक किसी को नॉमिनेट करना पड़ेगा। जो टर्म डिपॉजिट है, मान लीजिए आपका टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी जा चुका है, आपने उसे कलेक्ट नहीं किया है, तो उसके बाद भी जो है नॉमिनेशन चलता रहेगा। इवन आफ्टर नॉमिनेशन मेड विल कंटिन्यू टू बी वैलिड इवन आफ्टर रिन्यूअल। ठीक है, अगर आपने रिन्यू करा लिया है और आपने उस टाइम पे कोई और फर्दर जो है चेंजेस नहीं कराए हैं तो आपका सेम नॉमिनी चलता रहेगा। और अगर आप पैसा निकालना भी भूल गए हैं उस एफडी से तब भी आपका सेम नॉमिनेशन चलता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये चीजें ब्रांचेस में बहुत काम आने वाली चीजें, छोटी छोटी, बिकॉज बहुत सारे कस्टमर्स की भी क्वायरीज आती हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेकर। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बीइंग मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल डीलिंग विद कस्टमर्स इन द ब्रांचेस। नॉमिनेशन की अगर हम बात करें, इट कैन बी गिवन ओनली इन फेवर ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर नॉमिनी माइनर है तो उनके लिए आप एक और उनके गार्जियन भी अपॉइंट करते हैं जो माइनर के बिहाफ पे पैसा रिसीव कर सकते हैं। जो नॉमिनेशन में है, हम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल को नॉमिनी बना सकते हैं पर्टिकुलर डिपॉजिट अकाउंट के लिए। बट इन केस ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर या सेफ कस्टडी लॉकर की बात करें तो मोर देन वन नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। जनरली जो है हम एक ही नॉमिनी अलाउ करते हैं, बट अगर सेफ डिपॉजिट या लॉकर की बात आ रही है तो हम मोर देन वन नॉमिनी को भी अलाउ कर सकते हैं। बाकी कुछ और गाइडलाइंस क्या है, मान लीजिए पासबुक है, आपको हर कस्टमर को पासबुक अपडेट करनी है, मंथली स्टेटमेंट देनी है विदाउट चार्जेस। ठीक है। नॉमिनेशन जो रजिस्ट्रेशन है आपको पासबुक के टाइटल में लिख के देना है, उस पे जो है ब्रांच का एड्रेस, फोन नंबर, माइकर कोड, आईएफएससी कोड सब होना चाहिए। ठीक है। अब चेक से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। चेकबुक आप जब इशू करते हैं तो या तो आप उसे कुरियर से भेज सकते हैं, बट यू हैव टू बी कॉशियस in checking the right address while you are sending the checkbook by courier। बट अगर कोई केस है जिसमें कस्टमर बोल रहा है कि मैम मुझे पता नहीं है कि जो मेरी चेकबुक है वो राइट एड्रेस पे पहुंचेगी या नहीं, मेरा एड्रेस लोकेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप कस्टमर को कलेक्शन एट ब्रांच भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। चेकबुक को इश्यू करने से लेकर और चेक को कैसे हैंडल करते हैं उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस हम देख लेते हैं। जो कस्टमर है ब्रांच पे आके भी चेकबुक जो है कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम भेज रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि सेफ डिलीवरी कुरियर से हो जाए चेकबुक की। जो चेक्स हैं, आप जो है चेकबुक का जब फॉर्म भरवाते हैं वो फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए।
आपकी जो चेकबुक है उसमें कस्टमर हिंदी, इंग्लिश या किसी भी रीजनल लैंग्वेज में चेक को भर सकता है। तो चेक पे डेट होती है वो हमारा एक नेशनल कैलेंडर है सका संवत, उसके हिसाब से ही डेट होनी चाहिए और उसी को हम ऑनर करेंगे। ठीक है। मल्टीसिटी चेक्स भी जो है हम अब इशू करते हैं जो कि सारी ब्रांचेस में पेएबल हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो आप अपनी एक जो है ब्रांच का चेक दूसरी ब्रांच में भी डाल सकते हैं, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। स्टॉप कैसे करते हैं आप? अगर कस्टमर ने जो है स्टॉप इंस्ट्रक्शन दे दिए चेक की, तो हमें इमीडिएटली उसे स्टॉप कर देना है। अगर कस्टमर कुछ टाइम बाद बोलता है कि मैंने जो आपके यहाँ चेक डाला था उसकी स्टॉप पेमेंट रिवोक कर दो और अब आप पेमेंट कर सकते हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है, कस्टमर कई बार मान लीजिए कस्टमर ने चेक डाल दिया है आपके ब्रांच में, ठीक है, आपका एसबीआई के पास उनका अकाउंट है, उन्होंने एचडीएफसी बैंक का जो है चेक डाल दिया है और आपके वो बहुत ही नोन कस्टमर है, आपको पता है इनका जो पैसा आता जाता रहता है, 1 लाख का चेक है, उन्हें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बट मान लीजिए कोई दिन ऐसा है जिस दिन क्लियरिंग हाउस नहीं चल रहा है या आपका जो सीटीएस है इफेक्टिव नहीं है, तो आप उन्हें एक डिस्काउंटिंग का भी जो है फायदा दे सकते हैं कि अपने बिहाफ पे बैंक जो है उनका चेक क्लियर कर दे और जब पैसा वापस आए तो वो बैंक उस चेक से रिकवर कर ले। ठीक है, ये बैंक्स को अलाउड है। चेक ड्रॉप कहाँ करते हो? या तो ड्रॉप बॉक्स में या फिर आप काउंटर पे भी जो स्टाफ है उनको अपना चेक दे सकते हो। कोई अगर चेक जो है टेक्निकल रिटर्न की वजह से चेंज हुआ है तो आप कस्टमर को एक काउंटर रिसीट देंगे क्यों हुआ है, और क्योंकि कस्टमर का फॉल्ट नहीं है तो कोई भी आप चेक रिजेक्टेड चार्जेस नहीं डालेंगे। ठीक है। डिसओनर अगर कोई चेक होता है तो आप डिसओनर चेक को जो है 24 घंटे के अंदर रिटर्न करेंगे और जो है एक रिसीट के साथ रिटर्न करेंगे कि आपका चेक डिसऑनर क्यों हुआ है और उनसे आप जो है चेक डिसऑनर चार्जेस भी कलेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंट डिसऑनर अगर हो रहा है किसी चेक का 1 करोड़ एंड अबव से, ठीक है, ये एक हैवी ट्रांजैक्शन है, अगर कोई कस्टमर है जिसका 1 करोड़ अबव का चेक रहता है और फ्रीक्वेंटली डिसऑनर हो रहा है, तो आरबीआई क्या कहता है, ऐसे 4 लगातार डिसऑनर्स हो जाएं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो आप उन्हें चेक बुक देना बंद कर सकते हो। ठीक है। अगर लेस देन 1 करोड़ का कोई ऐसा चेक है जो फ्रीक्वेंट डिसओनर हो रहा है, उसके लिए बैंक अपनी एक स्पेसिफिक पॉलिसी बना सकता है फ्रीक्वेंट डिसओनर से डील करने के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि डिसओनर चेक अगर हो जाता है तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है हमें कस्टमर को देना पड़ता है। डीलिंग विद डिसऑनर चेक्स। ठीक है, डिसऑनर चेक्स के साथ आप डील कैसे करते हो? अडॉप्ट प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट कोल्यूजन एंड डिले इन डिसऑनर चेक कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि चेक जो है हमारा बहुत ही एक ये सेंसिटिव मामला होता है कि कस्टमर के बिजनेस के पैसे अटक जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो स्टाफ है वो वेल इक्विप्ड है चेक क्लियरेंस हैंडल करने के लिए, ताकि कोई भी जो है डीले ना हो स्टाफ की तरफ से, दैट विल लीड टू अ कोल्यूजन बिटवीन कस्टमर्स एंड द स्टाफ। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। ये लास्ट हमारा आज का टॉपिक है गार्निशी ऑर्डर, इसको हम पढ़ेंगे एंड देन हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस करेंगे। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? जैसे हम ब्रांचेस में कई बार देखते हैं हमें मल्टीपल मेल्स आते रहते हैं कोर्ट से। मान लीजिए आपको कोई मेल आया है जिसमें कोर्ट बोल रहा है कि आपके यहाँ जो है एक कंपनी है XYZ कंपनी, इसके जो अकाउंट में पैसा है ना वो किसी क्रेडिटर को ड्यू है जिन्होंने इनके अगेंस्ट केस किया है। मान लीजिए मिस्टर ए ने XYZ के अगेंस्ट केस किया है, ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए इन्हें मेरे लौटाने हैं और ये लौटा नहीं रहे हैं। तो कोर्ट क्या बोलता है, जो मिस्टर XYZ है उनका अकाउंट है मान लीजिए एसबीआई में, कोर्ट बोलता है एसबीआई को इनका जो अकाउंट है ना आप होल्ड पे डाल दो, ये मेरा ऑर्डर है क्योंकि इनको जो है 2 करोड़ रुपए मिस्टर ए को लौटाने हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई गार्निशी ऑर्डर आता है तो क्या गाइडलाइंस हैं ये हम लोग देख लेते हैं। एक अटैचमेंट ऑर्डर होता है इशूड अंडर ऑर्डर 21 रूल 46 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। बैंक अकाउंट में क्या है जो आपका प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, जो आप जितने भी क्रेडिट बैलेंस हैं उनको आप अटैच कर देंगे। यहाँ पे अटैच करने का मतलब क्या होता है, उनपे आप होल्ड डाल देंगे। ठीक है, उनके जितने भी चेक्स होंगे आप वो वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और ये किस पे अप्लाई होता है? मान लीजिए कोर्ट का ऑर्डर आया है 20 मार्च को, तो 20 मार्च में उनके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं, तो उस 3 करोड़ पे अप्लाई होगा। मान लीजिए 21 मार्च को 4 करोड़ हो जाते हैं तो आप एडिशनल 1 करोड़ पे अप्लाई नहीं करोगे, डेट ऑफ रिसीट पे जो बैलेंस है उस पे ये अप्लाई होगा। डूज एंड डोंट्स क्या है? टाइम एंड डेट ऑफ रिसीट मस्ट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि ये जो बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो हमें वो प्रॉपरली ही फॉलो करना है।
जो कोर्ट है बैंक एक्सप्लेनेशन ले सकता है कि अगर मैंने आपको ऑर्डर दिया था तो आपने जो है फंड्स को होल्ड पे क्यों नहीं लगाया। सो बैंक्स हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जिस दिन भी आपको मेल आता है या फिर कोई फिजिकल कॉपी हैंड ओवर करता है तो आपको तुरंत इस अकाउंट पे होल्ड लगा देना है। अब जो है इसमें किस तरह के दो तरह के ऑर्डर आते हैं। सबसे पहले ना कोर्ट एक ऑर्डर देता है, ऑर्डर निसी। ठीक है, ये जो होता है एक इनिशियल ऑर्डर होता है जहां पे हमें कोर्ट बता रहा है कि ऐसा ऐसा डिस्प्यूट है बट अभी हम जो है इसकी कार्यवाही कर रहे हैं, फाइनल कॉल नहीं आई है। तो उस केस में बैंक क्या करता है, फटाफट से पेमेंट रोक देता है, कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है। और जब बैंक फाइनल ऑर्डर दे देता है, ऑर्डर एब्सोल्यूट, कि हाँ जो है हमें इनके पैसे नहीं देने हैं, ये कोई एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो कोर्ट में केस चलने वाला है, तो उस केस में बैंक क्या करता है, जो उसमें जितने भी पैसे होते हैं उनको एक सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, ताकि कोई भी ऐसा ऑप्शन ही ना रहे कि वो पैसा उस अकाउंट से किसी भी तरीके से निकल जाए। ठीक है, अगर कोई इनसफिशिएंट अमाउंट है, मान लीजिए कोर्ट ने बोला है कि 2 करोड़ का जो है फ्रॉड का केस है या फिर ड्यू है, उनके अकाउंट में 1 करोड़ ही है, तो जितना भी अमाउंट है आप वो जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। अगर कोई इंडिविजुअल है, उनके कोई और भी अकाउंट्स चल रहे हैं जिनका गार्निशी ऑर्डर आ गया है, जिसमें वो एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था क्या होता है, तो हम उनके बाकी अकाउंट्स को अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, बट अदरवाइज अगर कोई इंडिविजुअल है जिनके अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर आया है तो हम उनके बाकी अकाउंट्स को भी अटैच कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ चेक जो है, अगर हमें चेक मिल चुका है हम उसे रिफ्यूज कर देंगे। मान लीजिए चेक लग भी चुका है और क्लियर होने वाला है, हमें लग रहा है क्लियरिंग टाइम से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो उसको भी हम रोक देंगे अगर बैंक के पास ये पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, मान लीजिए बैंक का कोई लियन लगा हुआ है ऑलरेडी उस एफडी पे, तो बैंक का पहला हक बनता है कि वो पहले वो रिकवर करेगा, फिर ही गार्निशी ऑर्डर अप्लाई होगा। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, सिंगल नाम पे किसी का ऑर्डर आया, एबीसीडी का ज्वाइंट अकाउंट है, ए के अकाउंट पे ऑर्डर आया, तो हम उनका ज्वाइंट अकाउंट जो है उसको सीज नहीं करेंगे। ट्रस्ट अकाउंट में जो है, ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में कोई गार्निशी ऑर्डर आया है तो हम ट्रस्ट का अकाउंट सीज नहीं करेंगे। ऐसे ही पार्टनरशिप का अकाउंट है, अगर फर्म के नाम पे ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो सारे पार्टनर्स जो है पर्सनली भी लायबल बन जाएंगे। हमने कल डिस्कस किया था जो पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट मान लीजिए कि किसी पार्टनर के नाम पे कोई गार्निशी ऑर्डर आया है तो फर्म जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसा गार्निशी ऑर्डर आता है जिसमें कस्टमर की डिटेल्स जो है वो अच्छे से मेंशन नहीं है, अकाउंट नंबर प्रॉपर नहीं है, कस्टमर का नाम पूरा नहीं है, तो उस केस में जो है बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर वो होल्ड नहीं भी लगाता है तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आई होप गार्निशी ऑर्डर आपको क्लियर हो गया है। इससे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो हम उनको भी अटैच कर लेंगे क्रेडिट बैलेंस के साथ। ठीक है, कोई कंटेंजेंट लाइबिलिटी है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है उस कंटेंजेंट लाइबिलिटी का हम पैसा माइनस कर देंगे और जो कि फिर है बाकी अमाउंट को होल्ड पे डालेंगे। अगर इंडिया के बाहर कोई भी बैलेंसेस हैं तो हम उनको होल्ड पे नहीं डाल सकते हैं। इट अप्लाइज ओनली फॉर योर अकाउंट्स इन इंडिया। ठीक है, ये हमने देख लिया गार्निशी ऑर्डर है जो कि एक ऑर्डर है जो कि कोर्ट हमें भेज सकता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हमें अक्सर ऐसे अटैचमेंट ऑर्डर्स भेजते हैं। वो क्या हो सकते हैं, आईटी का हमने देखा है बहुत बार हमारी ब्रांचेस में जो है मेल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि इनका ये अमाउंट, इतना अमाउंट सीज कर लो जो कि है इनका ये टैक्स बकाया है। ऐसे ही जीएसटी अथॉरिटीज दे सकती हैं और ईडी भी दे सकते हैं। तो सेम ही प्रोसेस रहेगा गार्निशी ऑर्डर वाला। ठीक है, डेट एंड टाइम आप नोट करेंगे और बाकी सब चीजें जो है आप गार्निशी ऑर्डर के हिसाब से ही सिमिलर आपकी जो है कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज चैप्टर। ठीक है, बाकी इसमें क्या है कि आप अकाउंट होल्डर को रजिस्टर्ड पोस्ट से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो बाकी सारे फंड्स हैं उनको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ज्वाइंट अकाउंट में अगर मान लीजिए जो ज्वाइंट अकाउंट है उसी के अगेंस्ट जो है आपका ऑर्डर आ गया है तो आप मानेंगे कि सबकी इक्वल लाइबिलिटी है अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, जो है आप रिकॉर्ड सबमिट करेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को कि हमने लगा दिया होल्ड, आपने जैसे हमें कहा था। ठीक है, और जितने भी नोटिस आते हैं आप उसको एक सेपरेट फाइल में मेंटेन करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स। ठीक है, ये आपका बहुत ही ब्रांच बैंकिंग से ओरिएंटेड चैप्टर था एंड आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है। नाउ विल मूव टू सम सैम्पल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिया जो है कुछ मनी इन्वेस्ट करना चाहती है फिक्स डिपॉजिट में
उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन्हें फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हम फिक्स डिपॉजिट पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। जो फिक्स डिपॉजिट है कैन ओनली बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 30 डेज एंड मैक्सिमम ऑफ 60 मंथ्स। ये गलत है। मिनिमम पीरियड क्या है 7 डेज और मैक्सिमम पीरियड क्या है 120 मंथ्स। Priya can place a fixed deposit for any amount, but deposits of 2 crore and above are classified as bulk deposits in scheduled commercial banks. ये हमने डिस्कस किया था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में 2 करोड़ एंड अबव जो है बल्क डिपॉजिट होते हैं, और इन केस ऑफ आरआरबीज 15 lakhs एंड अबव जो है बल्क डिपॉजिट होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी क्या बोल रहा है? A fixed deposit must be for a specified amount and can only be placed for a maximum of 120 days. ये गलत है, 120 मंथ्स है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये आंसर आई थिंक हमने किसी और क्वेश्चन का यहाँ पे लिख दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आई अपडेट इट इन द पीडीएफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव? जो रवि है उनके पास कुछ सेविंग्स हैं एबीसी बैंक डाउनटाउन ब्रांच में। ठीक है, उनके पास एक सेविंग्स अकाउंट है एबीसी बैंक के डाउनटाउन ब्रांच में। उन्होंने रिसेंटली एक दूसरी सिटी में मूव किया है और वो अपना जो है अकाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एबीसी बैंक की दूसरी ब्रांच में। बैंक के पास वो अप्रोच करते हैं और उन्हें प्रोसेस बताया जाता है। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं अकाउंट ट्रांसफर के जिसके बारे में मिस्टर रवि को अवेयर होना चाहिए? पहला है, रवि कैन ट्रांसफर हिज अकाउंट विदाउट एनी चार्जेस बट ही नीड्स टू कीप द अनयूज्ड चेक लीव्स एंड कंटिन्यू यूजिंग देम। तो ये तो सही है कि रवि जो है ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस, बट जो करंट चेकबुक है वो उन्हें ब्रांच में सरेंडर करनी पड़ती है एंड ही कैन गेट अ न्यू चेकबुक फ्रॉम द न्यू ब्रांच। Ravi must surrender all unused check leaves to the old branch, and the account opening form, along with a specimen signature card, will be transferred to the new branch, which is absolutely right. यही करते हैं हम। ठीक है, जो सिग्नेचर कार्ड है न्यू ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं। रवि का जो अकाउंट ट्रांसफर है रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि सीबीएस आ चुका है, मल्टी सिटी चेक्स हैं, तो वो जो है अपनी बेस ब्रांच चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी कस्टमर की कन्वीनियंस है, वो चाह रहे हैं ब्रांच चेंज करना, तो हम फ्री ऑफ चार्ज उन्हें जो है ब्रांच चेंज करना अलाउ कर देंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। वी हैव डन सम सैम्पल क्वेश्चंस आल्सो, so you will be easily able to ace the questions from this chapter in the exam now. Now for all of you who want to study more aggressively और properly planned तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, आप सारी चीजें अपनी एक ही जगह पर चाहते हैं, तो आप हमारा JIB सुपर प्लान ले सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। 6 मंथ्स का 1250 एंड 12 मंथ्स का 1750। उसका आपका कोड है बैंकर प्रो, ये यूज कीजिए और इसमें आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, 4000 प्लस MCQs, PDF नोट्स, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपका कोड है बैंकर प्रो। ऐसे ही हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसमें थोड़ी सी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक शॉर्टर टेन्योर के लिए है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो है प्राइस इज ओनली 999। इसका कोड भी है बैंकर प्रो। ठीक है, एंड अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको जो है सारे कोर्सेज विजिबल हो जाएंगे। और आज की क्लास की पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।